हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो भाई हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, उसमें देखिए। फर्स्ट सेकंड यूनिट को कंप्लीट स्टडी कीजिए, उसके बाद थर्ड लेक्चर पे आइए, क्योंकि भाई स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे तो सारी चीजें, सारे टॉपिक्स हमें समझ में आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट। 2 टॉपिक्स है इसके अंदर बेसिकली। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड्स, सेकंड होने वाला है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल स्टडी हम करने वाले बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड के बारे में। तो भाई थोड़ा लंबा हो सकता है लेक्चर, लेकिन अच्छे से सारी चीजें समझाएंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों को समझाया जाएगा। किसी भी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें वहां पे आपको अलग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नोट्स रिलेटेड और हमारे वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। सबसे पहले यूनिट थर्ड का सिलेबस देख लीजिए भाई। बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। बॉडी फ्लूइड क्या क्या टॉपिक्स हमें स्टडी करना है इसके अंदर? बेसिकली बॉडी फ्लूइड, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड्स, हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशंस, ब्लड ग्रुपिंग, आरएच फैक्टर, ट्रांसफ्यूजन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। काफी सिस्टम है, 9 to 10 सिस्टम है। तो सभी के बारे में भाई डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। चलिए तो भाई सबसे पहले बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? भाई हमारी बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट है, जो भी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी फ्लूइड। क्योंकि फ्लूइड एक तरीके से ब्लड को भी फ्लूइड बोलेंगे, और ब्लड के अलावा भी हमारी बॉडी में काफी टाइप का फ्लूइड होते हैं, वाटर भी होता है, अलग अलग होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, एक इंट्रा सेल्यूलर होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलेंगे। और इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो सबसे पहले भाई बॉडी फ्लूइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? बॉडी फ्लूइड आर लिक्विड इनसाइड द बॉडी दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट काम होता है बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन का। आगे हम देखेंगे भाई किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का नाम सुनते समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये ब्लड से रिलेशन रखता है। ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट काम करता है। मेंटेनिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। एंड सपोर्टिंग सेलुलर फंक्शंस। अब भाई मटेरियल इधर उधर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन आएगी, CO2 जाएगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा सेलुलर फंक्शंस में, तो सेल ग्रो कर पाएगी, डिवाइड कर पाएगी, सारे फंक्शंस होंगे। तो एक छोटी सी कहानी से हम इमेजिन करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो पहले हिंदी में देख लीजिए, जिन बच्चों को हिंदी में समझना है। बॉडी फ्लूइड वो तरल पदार्थ है होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, और जो पोषक तत्व है, गैस का ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और सेल के काम में मदद करते हैं। हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रखना जरूरी है। बाकी जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक छोटी सी इमेजिनेशन शायरी है, शायरी बोलो, कहानी बोलो, आप समझ लो कि एक इमेजिन करते हैं एक बड़ा सा शहर है, उसके अंदर काफी सड़कें हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो उसी टाइप से अब उन सड़कों से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कभी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, कहीं वेस्ट मटेरियल जा रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन जा रहा है, काफी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो आप इमेजिन करिए कि अगर वो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, वो रोड बंद हो जाए, तो क्या होगा? पूरा जो शहर है उसका सिस्टम ठप हो जाएगा ना किसी के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी, किसी के पास खाना नहीं पहुंचेगा, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड वेसल्स को हम बंद कर दें, स्टॉप हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, क्लोटिंग हो जाए, तो क्या होगा भाई? हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। ना ऑक्सीजन पहुंचेगी, ना CO2 बाहर जाएगी, है ना न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, ना सेल डिवाइड होगी, ना हमारा हार्ट ठीक से काम करेगा, ना लंग्स काम करेगा।
तो भाई काफी बड़ा रोल यहाँ पे होता है। तो चलिए ये देखिए वाटर इन सर्टेन ऑर्गन एंड बॉडी, देखिए वाटर का जो अमाउंट है वो कितना परसेंट होता है वो देख लीजिए। ब्रेन के अंदर 73% वाटर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर 94% वाटर प्रेजेंट होता है, किडनी के अंदर 79% वाटर प्रेजेंट होता है, मसल्स के अंदर 75%, आईज के अंदर 95%, हार्ट के अंदर 75, लंग्स के अंदर 83 और बोन्स के अंदर 31। सबसे कम जो वाटर का प्रेजेंस है वो हमारे बोन्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं है, समझने के लिए है भाई, आइडिया रहे कि कहाँ कहाँ कितना वाटर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड की, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था भाई, दो टाइप के होते हैं, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इंट्रासेल्यूलर को शॉर्ट में आईसीएफ भी बोला जाता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि काफी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज किया जाता है हमारे बी फार्मा के अंदर। फ्लूइड इनसाइड सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ये हमारे टोटल बॉडी फ्लूइड का 2/3 पार्ट होता है। 2/3 पार्ट मतलब मान लीजिए टोटल पार्ट कितना है 300 है, तो 2/3 पार्ट इसका हो गया 200, तो 200 समझ गए आप लोग, इतना पार्ट हमारा बॉडी फ्लूइड का होता है। अब बात करें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की, फ्लूइड आउटसाइड द सेल इंक्लूड, सेल के बाहर जो फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन सेल्स, सेल के बीच जो फ्लूइड प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिम्फ, सीएसएफ जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर होता है, सिनोवियल फ्लूइड होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट के हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके अलावा ट्रिक है आईसीई, इंट्रासेल्यूलर, सेरिब्रोस्पाइनल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बाकी ये चीजें याद रहेगी भाई, इंट्रासेल्यूलर क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या है, कौन कौन से एक्स्ट्रा सेल्यूलर में आते हैं, तो भाई इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इधर देखिए इस डायग्राम को देखिए, टोटल बॉडी वेट में 40% सॉलिड पार्ट होता है हमारी बॉडी में, 60% फ्लूइड्स होते हैं, और इसमें भी 2/3 पार्ट इंट्रासेल्यूलर होता है, 1/3 पार्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। 1/3 मतलब 300 मान लीजिए आप, उसमें से 100 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा। 75% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बीच प्रेजेंट होता है, जिसके में अंदर सेल्स तैरती हुई पाई जाती है। 25% प्लाज्मा होगा। तो इतना अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना काफी है, बाकी अगर थोड़ा बहुत याद रह गया आप लोगों को सेमेस्टर के लिए तो काफी है, आप लिख देंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। भाई कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, ब्लड की भी बात हम करेंगे। अब फ्लूइड की बात कर ली तो ब्लड कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फ्लूइड माना जाता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ब्लड के बिना कुछ ही नहीं है। तो देखिए कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा का लेवल होता है 55%, ये परसेंट आपको याद रखना। फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये होते हैं 45%। चलिए प्लाज्मा में वाटर कितना होता है, 90 to 92% तक वाटर होता है। बाकी प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स ये प्रेजेंट होते हैं। ये 7 to 8 के आसपास, 8% के आसपास प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप से ही आप लोगों को याद करना है भाई, क्योंकि इस टाइप से आप लोगों को याद कर लिए ना तो पॉइंट आप लोगों को याद हो जाएंगे, और फिर आप एक्स्ट्रा जो नोट्स के अंदर स्टडी करने वाले हो ना तो वो चीजें आप ऐड कर दोगे इनमें, और आपका क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा, और आपको कंप्लीट नंबर आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं। 1% आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, हमारे साथ चलिए, कोई भी दिक्कत आ रही है हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे बेटा जी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और ईच एंड एवरी कोई भी दिक्कत आए आप लोगों को कमेंट कीजिए बेझिझक, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे, भाई आप लोगों के लिए बैठे हैं। अगर आप लोग को डाउट होंगे तो हम सोल्व करेंगे ना उनको, डाउट नहीं होंगे तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करोगे तो डाउट तो जरूर होंगे। अभी तक बच्चों के कमेंट आना ही स्टार्ट नहीं हुए। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट में जैसे कि आरबीसी है जिसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी है जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। मतलब एक तरीके से इनका दूसरा नाम हो गया। जो रेड ब्लड सेल है उसको इरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स है उसको ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, चलिए और क्या काम करते हैं भाई,
क्या काम करते हैं बेसिकली। फंक्शंस की बात करें उससे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं भाई। ब्लड को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, दिखाना है एग्जामिनर को कि भाई क्या क्या टाइप होते हैं फ्लो चार्ट की मदद से, तो कंप्लीट ब्लड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। प्लाज्मा के अंदर एमिनो एसिड भी होता है, नाइट्रोजन वेस्ट भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, प्रोटीन होते हैं जैसे एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है और गैस होता है, और 92% तक वाटर होता है। अब बात करें फॉर्म एलिमेंट की, 3 एलिमेंट हमने देखे, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है और आरबीसी है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट भी सब टाइप्स होते हैं इसके, क्योंकि भाई देखिए ये एक तरीके से जो गार्ड्स होते हैं ना, सिक्योरिटी होती है, उसका एक हेड है डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के अंदर। तो उसके सब टाइप जो गार्ड्स बैठे रहते हैं ना बिल्डिंग के गेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट, तो वो उस तरीके से ल्यूकोसाइट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट को 3 टाइप में, जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, इन सभी के अलग अलग काम होते हैं। इसके बाद है एग्रेनुलोसाइट, इसमें लिम्फोसाइट होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। तो ये एक तरीके से आपको याद कर लेना है भाई। देखिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफी ज्यादा टॉपिक इस लेक्चर के अंदर होने वाले हैं, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना और एंड तक लेक्चर जरूर देना भाई। आधी यूनिट, 2 पार्ट है इस यूनिट के अंदर, एक लेक्चर से आपकी आधी यूनिट कवर हो रही है, तो क्यों आप स्टे नहीं करोगे इस वीडियो के अंदर एंड तक। गारंटी देता हूं वीडियो खत्म करने के बाद आपको सारी चीजें याद होगी, सारी चीजें रिमेंबर होगी कि भाई हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। इजीली रिमेंबर करोगे माइंड में भाई क्या होते हैं, क्या कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, क्योंकि इस तरीके से इजी बना दिया है ना कि आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए फंक्शंस की बात करें, ब्लड कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं भाई। सबसे पहला जो फंक्शन होता है ना ब्लड का, वो होता है ट्रांसपोर्ट CO2, O2, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ पीएच, टेम्परेचर, वाटर बैलेंस। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शन जैसे WBC है, ब्लड लॉस, प्लेटलेट क्लोटिंग फैक्टर। अब भाई देखिए ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हेल्प करता है हमारा आरबीसी। आरबीसी किसके साथ मिलके, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे, ऑक्सीजन को लंग्स से ऑर्गन्स तक लेके आएगा और CO2 को टिश्यू से वापस से लंग्स में लेके जाएगा जिससे बाहर जाएगा। तो एक तरीके से आरबीसी का सपोर्टिव जो पार्ट होता है HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करवाता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का। ठीक है, अब रेगुलेशन की बात करें, पीएच, टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, ये भी हमारा हीमोग्लोबिन ही कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। प्रोटेक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन का नाम आते ही हमारी WBC हमेशा आगे रहेगी। जो भी जितने भी टाइप्स है WBC के, ये सिक्योरिटी गार्ड होता है हमारी बॉडी का। अगेंस्ट इन्फेक्शन WBC काम करेगी। लॉस, ब्लड लॉस, भाई कहां पे चोट लगी है, कहां ब्लड लॉस हो रहा है, वहां तुरंत जाएगा प्लेटलेट्स जो क्लॉट बनाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर प्लेटलेट के अंडर आते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, TRP, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, ये काम होता है हमारे ब्लड सेल्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीमोपोइसिस, ब्लड सेल फॉर्मेशन। अब भाई हमने ब्लड देख लिया, ब्लड की कंपोजिशन देख लिया, बॉडी फ्लूइड हमने देख लिया। अब ये हमारा ब्लड बनता कहां से है, जो ब्लड के कंपोनेंट्स है वो कहां से बनते हैं। तो मेनली जब ब्लड की बात आती है ना, तो ब्लड का कलर कैसा होता है भाई। ब्लड का कलर हमारा होता है रेड, है ना। यही मानते हैं आप लोग कि ब्लड का कलर हमारा रेड होता है, और रेड होता है तो आरबीसी का नाम आता है, आरबीसी हमारा रेड होता है, और उसके बाद नाम आता है किसका, हीमोग्लोबिन का। तो भाई सबसे पहले हम बात करें तो ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है, तो एडल्ट के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन बोन से होता है। अब आप लोग बोलोगे सर बोन से कैसे होता है, भाई बोन के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मेरो, वो ब्लड का प्रोडक्शन करता है। उसके अंदर प्रेजेंट होती है स्टेम सेल। स्टेम सेल ऐसी सेल है, रो मटेरियल, रो सेल उसको बोल सकते हैं हम, जिधर काम कराओगे उधर वो काम करेगी। तो भाई स्टेम सेल्स आरबीसी में भी कन्वर्ट हो जाता है, WBC में भी कन्वर्ट हो जाता है, प्लेटलेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो काफी काम उसके होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे काम आने वाला है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भाई
क्या क्या काम कैसे कैसे प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल इन द बोन मैरो, ये डेफिनेशन है कंप्लीट हीमोपोइसिस की। हीमोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल इन बोन मैरो। बोन मैरो कहां प्रेजेंट है? बोन के अंदर। तो भाई हिंदी में देख लीजिए, बोन मैरो में स्टेम सेल से लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट बनाने की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। आ गया ना समझ में? हिंदी वाले बच्चों के लिए भाई हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि बच्चों को कैसे भी समझ में आ जाए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, नहीं तो बच्चे छोड़ देंगे बी फार्मा। तो भाई अगर बना लिया ना मन की बी फार्मा करने का, तो छोड़ना नहीं है। हम हैं आपके साथ, कोई भी दिक्कत आएगी हम आपके साथ खड़े हैं। यहां से जैसे अंगुली पकड़ के लेके चलते हैं ना, माँ बाप सिखाते हैं चलना, वैसे हम आपको बी फार्मा में परफेक्ट बना देंगे भाई। तो हम लोग जब तक आपके साथ, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, डेफिनेशन होगी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। इजी है भाई, ठीक है भाई। बात करें फीटल लाइफ, जो फीटस होता है उसके अंदर, जो मतलब माँ के पेट में बच्चा होता है, उसमें ब्लड कहाँ से बनता है उसकी, क्योंकि उसके अंदर तो हड्डियां वगैरह, बोन मैरो इतना विकसित नहीं होता है। लीवर एंड स्प्लीन, जो लीवर है, प्लीहा है, स्प्लीन, वहां से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आफ्टर बर्थ रेड बोन मैरो से ब्लड बनना स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट जो फ्लैट बोन्स होती हैं, जैसे स्टर्नम है, रिब्स है, पेल्विक बोन है, वहां पे बोन मैरो से हमारा ब्लड बनता है, ठीक है। स्टेम सेल्स होती हैं बोन मैरो के अंदर, जैसे कि माइलोइड लाइंस, जो बेसिकली आरबीसी, प्लेटलेट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स को, जो एक टाइप है किसका, डब्ल्यूबीसी का, उसको प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो बेसिकली लिम्फोइड लाइन होती है स्टेम सेल के अंदर, वो लिम्फोसाइट्स का प्रोड्यूस करती है। ये भी एक टाइप होता है एग्रेन्यूल जो साइट, जो डब्ल्यूबीसी होती है उसके लिए, ठीक है। इस साइड में डायग्राम देख लीजिए, ऐसा ही डायग्राम आप लोगों को बनाना है। देखिए ये जो टॉपिक्स है ना भाई, ये हीमोपोइसिस, ये 5 मार्क्स में आपको पूछ लेगा। डिफाइन हीमोपोइसिस 2 मार्क्स में पूछ लेगा। और कंप्लीट आपको भाई ब्लड क्या होता है, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं, कैसे क्या कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको 10 मार्क्स में पूछ लेगा। कुछ टॉपिक्स इनमें से ऐड कर देगा। तो देखिए ये हमारी बोन है, एक तरीके से ये फीमर है हमारा, है ना, फीमर है, पेल्विक बोन बोलते हैं इसको। रेड बोन मैरो इसके अंदर प्रेजेंट है। यहां से क्या हुआ, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल्स है, ये देखिए आरबीसी में भी कन्वर्ट हो गया, रेड ब्लड सेल्स, ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स में भी कन्वर्ट हो गया, ये हमारा प्लेटलेट्स में भी कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आप लोग अगर समझा पाएंगे तो भाई आपको 100% नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी हीमोपोइसिस की। डिटेल में पढ़ना है, नोट्स ले लीजिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमने रखे हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का भी काफी बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और हमारे सबसे मेन जो काम होता है हमारी बॉडी का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी ऑर्गन्स के पास, सेल्स के पास, तो भाई वो खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन के बिना हम कितना रह सकते हैं भाई, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो बेसिकली रेड कलर होता है, और हमारी आरबीसी का जो कलर है वो भी रेड कलर ही होता है। तो हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है। सबसे मेन जो फंक्शन होता है इसका क्या होता है भाई, ये ऑक्सीजन को लंग्स से हमारे कंप्लीट बॉडी में सप्लाई करता है, और जो CO2 बनता है उसको वापस से लंग्स में लाता है और उसको बाहर एक्सक्रीट करवाता है। लाने और ले जाने का काम इतना है, बाकी बाहर से लाना है अंदर ले जाना वो लंग्स का काम है, ठीक है। इजीली समझ गए। अब भाई ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, एक होता है ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा होता है हिम जो बेसिकली आयरन एंड पोरफायरिन रिंग से बना होता है। भाई इसके अंदर जो आयरन है ना, इसका काम है ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है आरबीसी से, हीमोग्लोबिन से। आयरन का इतना बड़ा रोल होता है, अगर आयरन नहीं होना तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में काफी दिक्कत आ जाएगी। तो एक तरीके से हीमोग्लोबिन को हम हमारी बॉडी का ऑक्सीजन का डिलीवरी बॉय भी बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते क्या, ऑक्सीजन की डिलीवरी कर रहा है कंप्लीट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो भाई ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, ग्लोबिन एंड हिम। तो ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है जिसमें बेसिकली प्रोटीन चेन होती है, एडल्ट के अंदर 4 चेन्स होती हैं, 2 ईटा और 2 अल्फा चेन्स होती हैं।
ठीक है। प्रोड्यूस इन इमेच्योर आरबीसी, मतलब कोई मेच्योर आरबीसी नहीं है, बन रही है स्टेज कहां पे, बोन मेरो में आरबीसी बनती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। फंक्शंस की बात करें जो हमने बता दिया आप लोगों को, ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। टिश्यू हमारे ऑर्गन्स भी आ सकते हैं, टिश्यू और ऑर्गन एक ही बात है कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। चलिए, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है हमारा आयरन प्रेजेंट है, आयरन के बारे में मैंने बता दिया। इसमें बेसिकली क्या करता है, ये आयरन एटम ही ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें ट्रिक है छोटी सी, हिम मींस O2, हिम कैरी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को कौन बाइंड करता है, आयरन। एक सिंपल सी प्रोसेस है भाई, कि भाई एक तरीके से पूछा जाए कि स्टेप बाय स्टेप बताइए कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बोन मेरो के अंदर स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल्स आरबीसी को बनाती हैं, और आरबीसी डेवलपिंग स्टेज होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन चेन बनती है, और दूसरी साइड क्या बनता है, साथ ही पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन बाइंड होता है और हिम पार्ट बनाता है। देन दोनों एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और भाई अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है ना, तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, ना ऑक्सीजन CO2 बाहर जाएगी, तो भाई दिक्कत आ जाएगी, है ना, गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, ठीक है, एनर्जी वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही है सब कुछ, ठीक है, इसीलिए तो लड़ते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन, रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन, ग्लोबुलिन, पोरफायरिन, ठीक है। देखिए दो बेसिकली ग्लोबुलिन, आयरन, प्रोफायरिन, तीन पार्ट हो गए। तो बेसिकली जो हमारा आयरन है एपोफेरिटीन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फेरिटीन में रिस्टोर एंड रेस्क्यू। इसके अलावा ग्लोबुलिन बेसिकली प्रोटीन पूल में और स्टोर एंड रेस्क्यू। इसके अलावा पोरफायरिन, बिलिरुबिन। ये एक तरीके से ये जो प्रोसेस है ना भाई, ये है कि आरबीसी का जो डेड होता है ना, आरबीसी खत्म होती है ना, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला गया है, प्लीहा को बोला गया है, स्प्लीन को बोला गया। तो ये प्रोसेस जो है, ये आरबीसी कैसे डेड हो रही है, ये कंप्लीट आरबीसी कैसे डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो सबसे पहले रिलीज करेगी हीमोग्लोबिन को, उसके बाद इसके आयरन अलग हो जाएगा, ग्लोबिन अलग हो जाएगा, पोरफायरिन, तो आयरन वापस से काम आ जाएगा, ग्लोबिन वापस से, और पोरफायरिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट होकर एक्सक्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है, इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, एनीमिया क्या होता है। एनीमिया की सबसे सिंपल डेफिनेशन में बताऊंगी आप लोगों को, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी ही वो ही हम एनीमिया बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, ए कंडीशन वेयर हीमोग्लोबिन लेवल और आरबीसी काउंट इज लोअर देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम हो जाए। जैसे कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की रेंज होती है, एचबी की रेंज होती है किसके अंदर, मेन के अंदर 13 टू 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर होता है 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट होता है वो होता है 4.5 टू 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ठीक है, माइक्रोलीटर में इसको बोलते हैं 4.5 टू 6 मिलियन। तो इससे अगर कम होता है तो एनीमिया कोज होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपको समझ में आया। चलिए, जब खून में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है भाई, इससे इजी क्या हो सकता है। टाइप की बात करें, इससे पहले हम देखिए कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। एनीमिया अगर किसी पर्सन को हो गया तो उसको जल्दी थकान होगी, इसके अलावा उसकी सांस फूलने लगेगी, बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, उसको हम पैल्पिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट। अब भाई क्यों हुआ, देखिए अब हीमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसी कम हो गई, तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। आरबीसी डिस्टर्ब हो रही है तो भाई आरबीसी डिस्टर्ब हो रही है तो ऑक्सीजन कहां से पहुंचेगा। सबसे पहले देखते हैं हम आयरन एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर आयरन का लेवल कम हो जाए तो क्या होगा भाई, आयरन का लेवल कम हुआ तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन का रोल है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। तो भाई आयरन ही नहीं आएगा तो ऑक्सीजन कहां से बाइंड होगा, बाइंड ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट कहां से होगा। तो क्या कोज होगा भाई, यहाँ पे होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसको हम बोल सकते हैं। इससे थकान होगी, काफी चीजें हो सकती हैं भाई, बिना
आयरन एक तरीके से हमारी बॉडी का ईंधन है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, तो बिना ईंधन के हीमोग्लोबिन नहीं चल सकता है, वो ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकता ना, जैसे बिना तेल के गाड़ी नहीं चल सकती है जो खाना लेके जा रही है, वैसे ही। ठीक है। सेकंड है परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कोज होता है परनीशियस एनीमिया, जो बेसिकली विटामिन बी जो डीएनए सिंथेसिस और आरबीसी मैच्योरेशन के लिए जरूरी होता है। विटामिन B12 जो होता है ना वो आरबीसी को मैच्योर करता है ना। इनमेच्योर से मतलब बल्क स्टेज से प्रॉपर आरबीसी बनाने का काम कौन करता है? B12। अगर B12 नहीं होगा तो हमारी आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगी, वो इमेच्योर रहेगी। तो जैसे भाई आरबीसी का प्रोडक्शन बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, आरबीसी की कमी हो गई, डब्ल्यूबीसी की, सॉरी मतलब कि एक तरीके से बच्चे को मैच्योर करने के लिए हम कहाँ भेजते हैं? स्कूल में भेजते हैं। वैसे आरबीसी बिना B12 के मैच्योर नहीं हो पाएगा, तो भाई मैच्योर नहीं है तो फिर वो क्या ही करेगा? अगर बच्चा मैच्योर नहीं है तो क्या काम कर लेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वैसे होता है परनीशियस एनीमिया। ठीक है। आगे है एप्लास्टिक एनीमिया, जो बेसिकली बोन मैरो फेलियर की वजह से होता है। मतलब कि भाई फैक्ट्री ही बंद हो गई तो ना आरबीसी बनेगा, ना डब्ल्यूबीसी बनेगा, ना प्लेटलेट्स बनेगा। भाई ब्लड की फैक्ट्री तो है बोन मैरो, जहां से आरबीसी बन रहा है, डब्ल्यूबीसी बन रहा है, प्लेटलेट्स बन रहा है, तो वो बंद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो क्या होगा भाई? भाई ना तो क्लोटिंग बन पाएगी, बार बार कोई भी इंफेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई ना तो सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, ना ब्लड ट्रांसपोर्टर आ रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, ना ही कोई कोगुलेटिंग जो फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर है, वो आ रहा है। तो भाई सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कैसे कोई भी अटैक कर सकता है। और भाई देखिए हमारी जो देश की मिलिट्री है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो कोई भी आके हमें अटैक कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एप्लास्टिक एनीमिया कोज होता है। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है? आरबीसी जल्दी से टूट जाती है, आरबीसी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है। इसके कारण कोई भी हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज होता है, मलेरिया के कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, किसी अगर कोई ट्रांसफ्यूज किया गया तो दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, इसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, टूट जाती है इजीली। आई होप ये 4 टाइप ऑफ एनीमिया आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आप लोगों की हेल्प जरूर करेंगे बेटा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एक डायग्राम दिखाई दे रही है। नॉर्मल में कंप्लीट हमारे फंक्शंस हैं, बढ़िया आरबीसी है, बढ़िया डब्ल्यूबीसी है, ब्लड या प्लेट, लेकिन यहाँ पे कम दिखाई दे रहा, अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई कोगुलेशन क्या होता है, क्लोट फॉर्मेशन क्या होता है। मान लीजिए आपकी कोई नस कट गई है, आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, आपको कहीं चोट लग गई है, तो क्या होगा? ब्लड निकलेगा। अब वो भाई ब्लड अचानक क्यों रुक जाता है? कोई तो रीजन होगा ना, अचानक ऐसे थोड़ी रुकता है। तो वो जो रुकता है वो एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्लोट का फॉर्मेशन होता है जिससे ब्लड हमारा रुकता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब ही है क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल होता है, जो आगे हम किसी टॉपिक आएगा तब स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमें पूछा है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, कि भाई कोगुलेशन होता कैसे है, जब ब्लड लॉस हो रहा होता है तो जो क्लोट बनता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहली देखिए छोटी छोटी स्टेप्स, 3 स्टेप होती है। सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। मान लीजिए आप पानी बहा रहे हैं, अगर उसको दबा देंगे तो क्या पानी बाहर निकलेगा? तो एक तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, ऑटोमेटिक काम होता है हमारे बॉडी के अंदर। दूसरा प्लेटलेट जो होती है, प्लेटलेट का काम क्या है? प्लेटलेट क्लोट बनाने का काम करती है, तो प्लेटलेट वहां पे जमा हो जाएगी, दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम ये है कि फाइबर्स आएंगे वहां पे, फाइब्रिन जो होगा वो फाइबर्स फॉर्म करेगा, जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसमें जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है प्लेटलेट्स वो फंस जाएगी और आगे ब्लड नहीं जाएगा। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। सिंपल सीक्वेंस, ब्लड वेसल्स इंजरी, मतलब कोई भी इंजरी हुई किसी भी टाइप की, सबसे पहले तो क्या होगा भाई? वहां पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा कि भाई ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा। चोट ज्यादा ही लग गई तो फिर अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हमारा शरीर मेंटेन कर लेता है इसको। उसके बाद प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करेगी, प्लेटलेट वहां पे आएगी और वहां पे इकट्ठी हो जाएगी, जमा हो जाएगी कि भाई ब्लड को बाहर नहीं जाने देना हमें। ठीक है।
उसके बाद कोगुलेशन कैस्केड होगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होंगे और वहां से हमारा फाइब्रिन क्लॉट बनेगा। ये कैसे बनेगा, कैसे होता है, जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो भाई ट्रिक है यहाँ पे वीपीसी, वैसोकंस्ट्रिक्शन प्लेटलेट प्लग क्लॉट फॉर्मेशन। तो देखिए भाई सबसे पहले क्या हुआ, इवेंट इन ब्लड कोटिंग, मतलब सबसे पहले तो हमारा टिश्यू इंजर हुआ, ठीक है, आप मानते हैं टिश्यू इंजर हो। डिसइंटीग्रेशन इंजुरी प्लेटलेट्स, वहां पे हमारी प्लेटलेट्स आएगी और एक तरीके से ये एक्सचेंजिंग पाथवे से आएगी। वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन भी कैल्शियम की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं उनको इनसोल्यूबल फाइबर्स में कन्वर्ट करेगा। ये फाइब्रिन हमारे इनसोल्यूबल फाइबर्स हो गए। इनसोल्यूबल फाइबर्स मतलब कि जैसे यहाँ पे हमारा ब्लड लॉस हो रहा है तो पहले तो फाइबर्स सोल्यूबल थे ब्लड के अंदर, लेकिन अब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गए तो ये ऐसे जाल बना लेंगे, यहाँ पे क्या बना लेंगे, जाल बना लेंगे। तो क्या इस जाल से ब्लड निकल पाएगा, यहाँ पे हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आके जमा हो जाएगी और ये हमारा धीरे धीरे आप लोग देखते होंगे ब्लड जम जाता है जहाँ पे चोट लगी है, वो होता है कोगुलेशन। अब भाई कोगुलेशन नहीं हो तो क्या होगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। वो कब होता है, जब कोई क्लॉटिंग फैक्टर मिस हो या और काफी रीजंस होते हैं, तो डिजीज कंडीशन होती है उसके अंदर, जैसे शुगर के अंदर क्लॉट बहुत कम बनता है, धीरे बनता है ना, ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है, इसलिए सर्जरी वगैरह बहुत कम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड ग्रुपिंग आरएच फैक्टर। भाई ब्लड ग्रुपिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली हमारा ब्लड ग्रुपिंग ABO सिस्टम होता है, बेसिकली ABO सिस्टम। तो इसमें देखिए ए हमारा ए एंटीजन है एंड एंटीबॉडी एंटी-बी बॉडी है। देखिए ए के अंदर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। अब मान लीजिए जो हमारा एंटीजन है ना, थोड़ा सिंपल तरीके से समझना बेटा जी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। एंटीजन जो होते हैं दो होते हैं, एक तो एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। तो एंटीजन हमारे आरबीसी की सरफेस पे होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ए एंटीजन होगा जो आरबीसी के ऊपर होगा और बी एंटीबॉडी होगा जो किसके अंदर होगा, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। ये दोनों ही ब्लड के कंपोनेंट है। सेकंड बी है, इसमें बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ए होगी। एंटीबॉडी अलग होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। अब बात करें ए बी की, ए बी में ए एंड बी दोनों ही एंटीजन है, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है भाई, ठीक है। इसका आगे रोल देखेंगे, एक बार इतना याद कर लीजिए। अब आता है जीरो, जीरो होता है, वैसे इसको ओ बोलते हैं। नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, जीरो है, ठीक है। और एंटीबॉडीज के अंदर ए एंड बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए भाई आगे क्या है, आरएस फैक्टर। एक फैक्टर आता है जिसको रिसस फैक्टर भी बोलते हैं। पॉजिटिव अगर है तो हैज आरएस एंटीजन, अगर नेगेटिव है तो नो आरएस एंटीजन, ठीक है। ये भी कभी कभी काफी डेंजरस हो सकता है किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। इंपॉर्टेंस, मिसमैच कैन कॉज एग्लूटिनेशन क्लैंपिंग। देखिए ब्लड के लिए पूछा बोला गया है कि अगर मिसमैच हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कभी भी ट्रांसफर हो रहा है तो भाई क्लॉटिंग क्लम्पिंग हो सकती है अगर डिफरेंट ब्लड ट्रांसफर कर दिया गया हो तो। एग्जाम्पल की बात करें, ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब सबसे ले सकता है और ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, ठीक है। और एक बात, आरएच फैक्टर कब डेंजरस होता है, देखिए अगर मेल में आरएच पॉजिटिव है और फीमेल में भी पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेल में नेगेटिव है फीमेल में पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंडीशन आ जाए कि भाई मेल के अंदर पॉजिटिव है और फीमेल के अंदर नेगेटिव है, ये कंडीशन डेंजरस हो सकती है बच्चे के लिए जो न्यूबॉर्न बेबी होगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सेकेंड वाली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो बच्चे को काफी डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो याद रखना, मेल पॉजिटिव और
फीमेल नेगेटिव आरएस फैक्टर, ये बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब साइड में आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले डोनर है और रेसिपिएंट। तो डोनर यहाँ पे डिनोट किया है ओ को, ये यूनिवर्सल डोनर है। इसके अंदर भी भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, जो यहाँ पे नहीं बताए हुए हैं। आगे जब ब्लड का टॉपिक आएगा तो हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमें आपको बेसिक स्टडी करना है, पता होना चाहिए भाई ओ क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, बी क्या होता है। तो ओ हमारा, हम अभी यही मान के चलेंगे कि ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है और नेगेटिव वाला होता है। ठीक है, तो डोनर कैसे होगा, अब यहां से देखिए, अब ब्लड देना है, ओ को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा, कंफर्म। अब ए और बी की बात करें, हैं, ए खुद को देगा और ए बी को देगा, बी को नहीं देगा, खुद को और ए बी को। ए बी मतलब सबसे ले रहा है वो, उसको देगा और खुद को देगा। ठीक है, उसके बाद बी है, वो भी खुद को देगा और जो सबसे ले रहा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है उसको देगा। ठीक है, समझ गए। और ए बी जो है ना भाई, ए बी सिर्फ अपने आप को दे सकता है, किसी दूसरे को नहीं दे सकता है। ठीक है, अपने आप को देगा सिर्फ। ठीक है, समझ गए आप लोग। कोई भी डाउट हो बेटा जी बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बात नहीं हो पाए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए, डाउट क्लियर होना जरूरी है। एक बच्चे का कमेंट आता है कि सर आप सपोर्ट करना, भाई इतना सपोर्ट आपको रहेगा बच्चों को, आप कभी भी रात को 2 बजे भी मेरे से बात करना चाहोगे, बात हो जाएगी। आप मैसेज करके देख लेना, हमारी टीम रिप्लाई करेगी, या मैं ज्यादातर अवेलेबल में ही रहता हूं, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेक्चर इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब समझ गए होंगे ना, ब्लड डोनेट, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ब्लड लेना। अब ब्लड डिफरेंट कंडीशंस में लिया जाता है, या तो कोई एक्सीडेंटल केस है, कंप्लीटली ब्लड लॉस हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, या फिर एनीमिया की वजह से ब्लड लॉस हो गया, ब्लड कंपोनेंट्स लॉस हो गए, तो उनको रीस्टोर करने के लिए बाहर से दूसरे पर्सन से ब्लड लिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें देखिए सिग्निफिकेंस देखिए, रीस्टोर ब्लड वॉल्यूम, बिल्कुल ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम रिप्लेस मिसिंग कंपोनेंट्स, कोई भी कंपोनेंट कम हो गए हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो उसको हम रिप्लेस करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। यही चीज मैंने बोली है। रिस्क क्या हो सकते हैं भाई, मिसमैच रिएक्शंस हो सकती है, इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन। सबसे ज्यादा जो जोखिम भरी चीजें होती है ना, कि जो ब्लड है वो मैच ही नहीं करे पेशेंट से और वो ट्रांसफर किया जाए, एक तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको बोल सकते हैं। दूसरा, सेम ब्लड है लेकिन किसी ऐसे पर्सन का ले लिया जिसके अंदर डिजीज है, जैसे कि HIV वाला पेशेंट है, या और भी कोई जैसे हेपेटाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो भाई वो उस पेशेंट के अंदर भी हो जाएगी। ये 100% होता है। तो भाई बहुत इफेक्टिवली चेक करके, प्रॉपर्ली चेक करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगा। डिसऑर्डर देखिए, ल्यूकेमिया के अंदर WBC कैंसर होता है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिस्टोर करने के लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में लो प्लेटलेट्स हो जाती हैं, 1.5 लाख से भी कम प्लेटलेट्स आ जाती है, तो उस टाइम में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो देखिए डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल ब्लड है जिसके अंदर कंप्लीटली आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ है, लेकिन ल्यूकेमिया के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा WBC अनइवन ग्रोथ करेगा। अनइवन मतलब बहुत ज्यादा डिवाइड होगा, जिससे क्या होगा, देखिए हमारी आरबीसी तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही बेचारी, आरबीसी प्लेटलेट्स दब गई है WBC के अंदर। तो भाई ये होता है, क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है ब्लड का। तो ब्लड कैंसर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। और किसकी वजह से होता है, अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन ऑफ WBC, जिससे क्या होता है, आरबीसी प्लेटलेट्स हमारी दब जाती है, और वो दब जाएगी तो बेचारी सांस नहीं ले पाएगी, तो क्या होगा, बार बार इन्फेक्शन, एनीमिया, ब्लीडिंग वगैरह होगी। तो ये चीजें होती हैं। हीमोफीलिया की बात करें तो भाई एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे, फैक्टर 8 और 9 है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो मिस हो जाते हैं, मतलब ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो जिससे ब्लीडिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, क्लॉटिंग नहीं बन पाएगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, जैसे भाई गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं होंगे, अगर बॉडी के अंदर गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं होंगे तो रुकेगी क्या,
वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड हमारा रुकने वाला नहीं है। ठीक है, लास्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट बहुत डाउन पड़ जाते हैं, जैसे मलेरिया वगैरह की वजह से आप लोगों ने कभी तो सुना होगा कि प्लेटलेट डाउन हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये भी एक तरीके से ब्लड का डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये तीनों डिसऑर्डर्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए भाई, लास्ट आता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या होता है भाई, छोटा सा पॉइंट है। RAS एक ऐसा नेटवर्क ऑफ सेल एंड टिश्यू होता है जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम जान लीजिए आप, फैगोसाइटोसिस एंड इम्यून डिफेंस। भाई सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जैसे WBC काम करता है वैसे ही रेटिकुलो एंडोथीलियल RAS सिस्टम काम करता है। और फैगोसाइटिस मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, बैक्टीरिया, इन्फेक्शनस वायरस होते हैं, उनको ये खा जाता है। ऐसी सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करती हैं, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया को खा जाती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब यही होता है। तो डेफिनेशन देखिए, ए नेटवर्क ऑफ सेल एंड टिश्यू इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस एंड इम्यून डिफेंस मेनली इन लीवर। कहां के प्रेजेंट होते हैं भाई, लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन में क्या करते हैं, स्प्लीन के क्या बोलते हैं, स्प्लीन को कब्रिस्तान ऑफ RBC, जहां पे RBC खत्म होती है, जाके मर जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वहां पे RAS सिस्टम से क्या होता है, जो RBC है उससे आयरन को रिस्टोर कर लिया जाता है और वापस से यूज किया जाता है। इसके अलावा लिम्फ नोड में भी प्रेजेंट होते हैं जो डिफेंस में काम करता है। बोन मेरो के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं हमारे RAS जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो जो हमारे बोन मेरो से ब्लड फॉर्मेशन में काफी मदद करते हैं। ठीक है, रिसाइकल्स करते हैं। शरीर का एक सिस्टम जो जर्म और डेड सेल को खा जाता है, जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मेरो शामिल होते हैं। समझ गए होंगे, डायग्राम दिख रही होंगी आप, हार्ट, लीवर, स्प्लीन और जीआई ट्रैक्ट डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, RAS रिमूव, ईट एंड सेफ गार्ड, रिमूव करता है, ईट करता है और सेफ गार्ड की तरह काम करता है। छोटा सा सिस्टम है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है या इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पूछी जा सकती है। तो भाई ये काफी बड़ा लेक्चर था। जिस बच्चे ने इस लेक्चर को कंप्लीट देखा होगा ना, मैं 100% गारंटी देता हूं इसमें जितने भी 9 to 10 टॉपिक्स थे वो सभी टॉपिक्स आपके कवर हुए होंगे। और अगर आप नोट्स की तरफ जाओगे तो फिर जो भी आपने देखा है, समझा है, अगर नोट्स पढ़ोगे भाई 100% नोट्स याद होंगे और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी बार आप लोग पढ़ोगे ना उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है एग्जाम्स के अंदर। भाई आप उन बच्चों से बहुत अलग हैं जो कॉलेज के भरोसे बैठे हैं। तो हमें कॉलेज के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है, हमें तैयारी अपनी खुद करनी है। देखिए खुद करनी पड़ेगी, बाद में करनी पड़ेगी जब आपको री आएगी, बेक आएगी, तब दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का। क्योंकि नए नए बच्चे हो, आपको नहीं पता है भाई, हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज पता है कि रियलिटी क्या है। तो जो बाद में रिग्रेट हो, इससे अच्छा है कि हमारी बात मान लो और जितना हम करवा रहे हैं उतना कर लो, आपका सब कुछ हो जाएगा बेटा जी, 1% दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए हमारी बात माननी होगी, हमारे साथ चलना होगा, हमारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, उसके बाद नोट्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे, फिर 1% दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी बच्चा बात नहीं मानेगा उसका तो हम क्या कर सकते हैं। अब काफी बच्चे बाद में आएंगे, सर हमारा तो नहीं हुआ, ऐसे हो गया। अरे भाई तूने ध्यान नहीं दिया होगा, हमारी बात नहीं मानी होगी। बाकी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी भी दिक्कत कर देती है। ठीक है, बाकी अगर पढ़ाई करोगे इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता 1% भी आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। तो जो भी बच्चे नोट्स परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। 1 सब्जेक्ट के लिए 99 प्राइस है और 4 सब्जेक्ट के लिए 299 है। बहुत कम प्राइस फिलहाल हमने रखी है, अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी ये सेशन स्टार्ट किया है तो प्राइस बहुत कम रखा है, तो उसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक टॉपिक और है इस यूनिट से। ठीक है, बहुत जल्दी सिलेबस कवर करवाएंगे। 3 महीने का टारगेट मैंने लिया है। 3 महीने में अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक सिलेबस करवा देंगे भाई। नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स आपके होते हैं, उससे पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।